अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के अजीज तलबा व तालिबात, चूँकि हम इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने कल जीडीपी की बात की, इसी सिलसिले की कड़ी को हम जारी रखते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? बेसिकली ये ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जरी शोभा कहते हैं हम इसको। एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर जरी शोभा, सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं या आम तासुर में इसको देखते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक बात आती है कि इसमें हम सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं या प्लांट्स रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स के साथ साथ हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग मीन्स हम जानवरों को भी पालते हैं, एक प्रोसेस के जरिए, एक मैकेनिज्म के जरिए। इसलिए हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वी कैन से सिस्टमेटिक रियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पौधों को भी पालते हैं, जानवरों को भी पालते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये जो रेजिंग ऑफ और रियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस इसका जो है प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्योंकि जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं उनको गजा चाहिए रहने के लिए। इसलिए चाहे सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एग्रीकल्चर का मकसद ही है, पहली बुनियादी तरजीह जो है वो है पर्पस ऑफ फूड, यानी कि पैदावार, प्रोडक्शन ऑफ फूड। बुनियादी पर्पस, इसका बुनियादी मकसद क्या है एग्रीकल्चर का? प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि लोगों के लिए गुज़ा तैयार करना। ठीक है ना? न कि लोगों के लिए, लेकिन इंसानों के लिए, बल्कि इन जानवरों के लिए, बल्कि इन जानवरों के लिए। इसके बाद फूड के बाद हम फीड एग्रीकल्चर तैयार करते हैं, या फाइबर या अदर गुड्स, यानी जो बाकी गुड्स हम एग्रीकल्चर से इससे प्रोड्यूस करते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद जो है वो है क्या? ग़िज़ाई अजनास की पैदावार। तो एग्रीकल्चर हम ये कहते हैं, इसमें सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, बेसिक बुनियादी जरूरत। इसके बाद फीड, फाइबर और बाकी जरूरियातें जो एग्रीकल्चर हमारी पूरी करता है। ये हुई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इस यूनिट में, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट इज अ डोमिनेंट सेक्टर, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है हर लिहाज से, पैदावार के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, वो इसी एग्रीकल्चर से आती है, वो इसी एग्रीकल्चर से आते हैं। इसलिए हम कहते हैं इट इज अ डोमिनेंट सेक्टर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखेंगे या जनरली देखेंगे, आज के इस जदीद दौर में भी, मॉडर्न दौर में भी कहा जाता है ऑलमोस्ट इवन टुडे 60% ऑफ पीपल still rely on agriculture, still rely on agriculture for employment and livelihood। चाहे वो नौकरी करते हैं या अपना रोजगार कमाते हैं, यानी कि तकरीबन जो हिंदुस्तान की आबादी है लगभग जो अब कितनी है? 1 खरब, 1 बिलियन, मोर देन 40 करोड़, यानी 50 करोड़ शायद इस
जो 2021 की सर्वे में है 50 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है या 50 करोड़ टच करेगी, यानी कि 1 बिलियन से जो ज्यादा है उसका तकरीबन जो 65% हिस्सा है वो आज भी इस मॉडर्न दौर में भी किस पे, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड, वो डिपेंड किस पे करता है, एग्रीकल्चर पे करता है। इससे हमें ये साबित होता है, इन फिगर्स से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो माशियत है उसमें इस एग्रीकल्चर का कितना रोल है। अगर हम 2001 की बात करेंगे, अगर हम फिगर्स के लिहाज से देखेंगे 2001 की बात करें, कहा जाता है एग्रीकल्चर तकरीबन 58.2% लोगों को ये रोजगार फराहम करता था। ये एग्रीकल्चर हमें क्या देता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट देता है, इसके अलावा क्या देता है, इनकम इन डिफरेंट फॉर्म्स, आमदनी जो हमें आती है वो मुख्तलिफ सूरतों में हमें ये देती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हमें क्या करता है, फूड सिक्योरिटी यानी कि ग़िज़ाई अजनास का तहफ़्फ़ुज़ देता है या ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ देता है। यानी कि जिस मुल्क में एग्रीकल्चर जितना मजबूत होगा उस मुल्क के लोग उतने कम भूखा सोएंगे, यानी कि उसमें लोगों जो हंगर है, जो ग़िज़ाई अजनास की कमी है उसमें, यानी कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ उसमें उतना ज्यादा होता है। यानी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मीन्स कि हर इंसान को ये ग़िज़ा मिलना चाहिए। ये हमें कौन देता है, एग्रीकल्चर। एक तो एम्प्लॉयमेंट देता है, डिफरेंट फार्मर्स इनकम मुख्तलिफ सूरतों में देता है, इसके अलावा हमें ये फूड सिक्योरिटी देता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन रूरल देहाती इलाकों में, या हम कहेंगे गांव वाले इलाकों में। ये जो एग्रीकल्चर है इसको सबसे ज्यादा इम्पेटस या इनको हम सबसे ज्यादा जो इसका बढ़ाव है, या हम देखेंगे कहेंगे एग्रीकल्चर को ज्यादा तरजीह 1960s के बाद मिली, जब हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशन आ गया जिसको एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और हम आम लफ्जों में इसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि सब्ज इनकलाब। इस सब्ज इनकलाब के बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान में जो ग़िज़ाई अजनास की जो प्रोडक्शन थी, फूड प्रोडक्शन जो थी वो इनहेंस हो गई, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। यानी कि वही जमीन जो पहले ग़िज़ा देती थी उसी ग़िज़ाई अजनास की जो पैदावार थी वो इस ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद 3 गुना या 4 गुना बढ़ गई। उससे क्या हुआ, हमने ये ग़िज़ाई अजनास एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाई अजनास हमने एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एक्सपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। या ये जो पैदावार बढ़ गई इससे हमने बाकी फूड्स इंपोर्ट किए जो हमारे पास नहीं थे, अदर फूड ग्रेन्स जो हमारे पास नहीं थे, इसके बदले जो हमारे पास थे, यानी कि हमने एक सिस्टम ऑफ ट्रेड स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट भी किए, इंपोर्ट भी किया। जो हमारे पास था हमने इसको बाहर वाले मुल्कों के भेज दिया, और जो हमारे पास नहीं था वहां से हमने लाया वो सारे फूड ग्रेन। ये सब किसकी वजह से हुआ, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की वजह से हुआ। एग्रीकल्चर कैसे आ गया, जब ये एग्रीकल्चर ये जो मैकेनाइज्ड हो गया, या हम ये कह सकेंगे ये मॉडर्नाइज्ड हो गया, मॉडर्नाइज्ड। इसके अलावा इस ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ साथ 2 और रिवोल्यूशन आ गए। किसमें आ गए, डेयरीज का रिवोल्यूशन आ गया, डेयरी फार्मिंग का रिवोल्यूशन आ गया, और ऑयल सीड्स में रिवोल्यूशन आ गया, जिनको हम व्हाइट रिवोल्यूशन या येलो रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। येलो रिवोल्यूशन हो गया ऑयल सीड, और व्हाइट रिवोल्यूशन आ गया जो डेयरीज में आ गया, यानी कि दूध की जो प्रोडक्शन थी उसमें आ गया था। लेकिन ये सारे रिवोल्यूशन जो है दे आर ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दे आर ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइज होने के साथ साथ बहुत सारे और शोबों में जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर काफी बड़े पैमाने पे ये बढ़ गया। उसमें बहुत सारे ये हम कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे ये नए नए ब्रांच आ गई, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, इसने फूड सिक्योरिटी दी, और लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ गई। जब ग़िज़ाई अजनास की प्रोडक्शन बढ़ गई, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बढ़ गई, तो आम लोगों की जो इसके साथ रिलेटेड थी उनकी पैदावार बढ़ गई। उससे क्या हुआ,
जो मुल्क की आमदनी थी, जिसको हमने कल भी बात की, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी बढ़ गई, जिससे हिंदुस्तान की माशत दिन ब दिन बेहतर हो गई। अगर हम इसी एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को शेयर था वो 14.1 था कब, 2011-12 में। आज ये 17% से ज्यादा पहुंच गया है, किसमें, ये जीडीपी के अगर बात करेंगे। अब क्या है, ये जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसको एक पॉलिसी की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है, ताकि इसको दुनिया के बाकी मुल्कों तक पहुंचाया जाए, यानी कि इसको दुनिया में एक मकाम दिया जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, हमें एग्रीकल्चर में हाई वैल्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, व्हाट्सएप सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है। इसके अलावा मार्केटिंग एक्सेसिबिलिटी भी लोगों को देनी चाहिए, मार्केटिंग एक्सेसिबिलिटी यानी कि मार्केटिंग का रसाई, चाहे वो ऑनलाइन भी आज हो रहा है या दूसरे किस्म के जो इनके जो प्रोडक्शन ये पैदावार ये तैयार करते हैं, किसी भी किस्म में उनको मार्केट तक पहुंचाने में आसानी होनी चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इन इंडिया की। इसमें हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया, येलो रिवॉल्यूशन आ गया, कि कैसे ये एग्रीकल्चर जो है, जिसमें आप रेयरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं या सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं, कैसे ये एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकम, और उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज जो है वो ग़िज़ाई अजनास की तोहफ़ी हिंदुस्तान के आम लोगों को फराहम करती है। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।